आज हम जलालुद्दीन खिलजी के बारे में अध्ययन करेंगे, जो 1290 ईस्वी में क्यूमर्स को हटाकर दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था और खिलजी वंश की स्थापना की थी। और जलालुद्दीन खिलजी के राज्यारोहण को हमने पढ़ा था कि इतिहासकार आर.पी. त्रिपाठी और मोहम्मद हबीब ने खिलजी क्रांति कहकर के संबोधित किया। जलालुद्दीन खिलजी की जो उपाधि थी वो इब्ने सईफ, जिसका हिंदी में अर्थ होता है तलवार का बेटा। एक उसकी उपाधि थी शाइस्ता खां। ये दो उपाधियां जलालुद्दीन खिलजी की थी। आलपिन देना। जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक जो हुआ वो किलोखरी महल में हुआ। आलपिन किलोखरी महल जो कि बलबन ने बनवाया था, उस किलोखरी महल में जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ था 1290 ईस्वी में। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी 70 वर्ष की आयु में दिल्ली का सुल्तान बना था। उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में हम देखें तो उसका मूल नाम मलिक फ़िरोज़ था, जो कि 64 तुर्क कबीलों में से ही एक तुर्क कबीला था खिलजियों का। लेकिन खिलजी इल्बरी तुर्क नहीं थे। कहा जाता है कि तुर्कों की कुल 64 नस्लें थी, उनमें से खिलजी भी थी तो तुर्कों की ही एक नस्ल, किंतु वो इल्बरी तुर्क नहीं थे जिन्होंने अभी तक 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया था। दिल्ली की जनता खिलजियों को अफ़गान मानती थी, क्योंकि लंबे समय तक वो अफ़गानिस्तान में रह रहे थे और वहाँ के रीति रिवाजों को उन्होंने अपना लिया। तो दिल्ली की जनता उनको तुर्कों से भिन्न मानती थी, उनको अफ़गान मानती थी, लेकिन वो मूलतः तुर्क ही थे। हाँ, अभी तक शासन करने वाले जो दिल्ली पर सुल्तान थे इल्बरी तुर्क, उनके वंश के नहीं थे। दिल्ली की जनता को भी ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार अब तुर्कों के हाथ से सत्ता खिलजियों के हाथ में आ गई है। उनको भी बड़ा विस्मय हो रहा था। तो जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी, जिसका मूल नाम मलिक फ़िरोज़ था, वो अपने भाई शिहाबुद्दीन और अपने भतीजे अली गुरशस के साथ अनेक वर्षों तक बलबन की सेवा में रहा। जलालुद्दीन खिलजी बलबन के सरे जानदार में से एक था। शाही अंगरक्षकों का जो दल था सरे जानदार, उसमें जलालुद्दीन खिलजी भी शामिल था। आगे चल कर के वो उत्तर पश्चिमी सीमाओं का प्रधान रक्षक बना और मंगोलों के खिलाफ जलालुद्दीन खिलजी ने कई सफल लड़ाइयाँ लड़ी। कैकुबाद ने निजामुद्दीन को अपने रास्ते से हटाने के लिए इस जलालुद्दीन खिलजी को अपना आरिजे मुमालिक नियुक्त किया, अर्थात युद्ध मंत्री का उसे पद दिया। उसके बाद कैकुबाद को जब लकवा मार गया तो हमने पढ़ा कि तुर्क सरदारों ने कैकुबाद के स्थान पर उसके पुत्र क्यूमर्स को, जो मात्र 3 वर्ष का था, उसको दिल्ली का सुल्तान बनाया। और तुर्क सरदारों ने जलालुद्दीन खिलजी, जो कि आरिजे मुमालिक था, युद्ध मंत्री था, प्रधान सेनापति था, उसको भी मरवाने का प्रयास किया। तो फिर जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। उसने पहले तो कैकुबाद को मरवा डाला, उसके बाद क्यूमर्स का वो खुद संरक्षक बन गया, कैकुबाद के पुत्र क्यूमर्स का, और 1290 ईस्वी में वो गद्दी पर बैठ गया। उसने कुछ समय अपना राज्याभिषेक जो शुरुआत में करवाया, उसने किलोखरी के महल में करवाया, क्योंकि दिल्ली की जनता सरदार और सामंत जलालुद्दीन को उतना पसंद नहीं करते थे। अतः उसे किलोखरी को कुछ समय के लिए अपनी राजधानी बनानी पड़ी। और 1 वर्ष बाद
दिल्ली के कोतवाल फ़खरुद्दीन और दिल्ली के नागरिकों द्वारा आमंत्रित किए जाने पर ही वह दिल्ली गया। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये बताए जाते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बगावत को निभाने के लिए इब्ने सईफ़ अर्थात तलवार के बेटे का नारा लगाया और इब्ने सईफ़ उसकी उपाधि भी बन गई। सुल्तान जलालुद्दीन पगड़ी धारण करता था और मंगोलों के बीच में इस्लाम धर्म के प्रचार का श्रेय भी जलालुद्दीन को ही जाता है। कहा जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी के समय में 4000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया और उनको रहने के लिए इन नवीन मुसलमान, जो ये अभी नए नए मुसलमान बने थे मंगोल, 4000 इनकी संख्या थी, इनको रहने के लिए एक जगह प्रदान की दिल्ली के पास, मंगोलपुरी जो कहलाती है, वो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा ही दी गई थी। जलालुद्दीन खिलजी के समय में नयन जैनी ये उसका अधिकारी था और 70 वर्ष की अवस्था में ये सर्वाधिक वृद्ध सुल्तान बना दिल्ली सल्तनत का। यही कारण है कि जलालुद्दीन खिलजी के जो विचार थे वो उसकी उम्र से प्रभावित थे। जियाउद्दीन बर्नी जो फ़ारसी साहित्यकार था, वो ये लिखता है कि जलालुद्दीन खिलजी एक चींटी को भी नुकसान न पहुंचाने की नीति में विश्वास रखता था। विद्रोहियों के प्रति अनुचित दयालुता का प्रदर्शन जलालुद्दीन खिलजी करता था और कहता था कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं है। तो बड़ा उदार हृदय था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी विद्रोहियों को माफ़ कर देता था। अलाउद्दीन खिलजी या बलबन की तरह उसने अपने विद्रोहियों को मृत्युदंड नहीं दिए, अपितु वह तो अपने विद्रोहियों को माफ़ी दे देता था, माफ़ कर देता था। ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे सामने। जैसे मलिक छज्जू, किशली खान भी जिसको कहते थे, मलिक छज्जू जो कड़ा और मानिकपुर का इक्तेदार था और बलबन का भतीजा था। तो ये मलिक छज्जू जो कड़ा मानिकपुर का इक्तेदार था, उसने अगस्त 1290 ईस्वी में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और सुल्तान मुगिसुद्दीन की उपाधि ग्रहण कर ली। अपने नाम के उसने सिक्के चलवा दिए और खुतबा भी पढ़ लिया। तब अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक छज्जू के विरुद्ध अभियान किया। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने के लिए अभियान किया और मलिक छज्जू को पराजित कर बंदी बनाकर जलालुद्दीन के सामने पेश किया। तो जलालुद्दीन खिलजी ने, जो सुल्तान था, उसने मलिक छज्जू को उसके विद्रोह जैसे कुकृत्य पर भी मृत्युदंड न देकर माफ़ करके मुल्तान भेज दिया। तो ये एक बड़ा विचित्र उदाहरण था, क्योंकि अभी तक तो विद्रोहियों को मृत्युदंड मिलता आया था, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने मलिक छज्जू के विद्रोह को नज़रअंदाज करते हुए उसे माफ़ी देकर उसे मुल्तान भेज दिया। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास और है कि जब जलालुद्दीन खिलजी ने अपने शत्रुओं को माफ़ किया हो, जैसे ताजुद्दीन कूची। ये ताजुद्दीन कूची कभी चालीसा के दल जो इल्तुतमिश ने बनाया था उसका मेंबर रहा था, और जब जलालुद्दीन खिलजी ने एक बार रणथंभौर अभियान किया तो उस अभियान के दौरान इस ताजुद्दीन कूची ने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को मारने का प्लान बनाया। जब जलालुद्दीन खिलजी को पता पड़ा कि ये ताजुद्दीन कूची मुझे मारना चाहता है, तो ताजुद्दीन कूची को उसने दरबार में बुलवाकर उसे तलवार दे दी और कहा कि लो मुझे मार दो। तो ताजुद्दीन कूची सहम गया और उसने माफ़ी मांगी, तो ताजुद्दीन कूची को भी जलालुद्दीन खिलजी ने माफ़ कर दिया। तो अपने विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले व्यक्तियों को भी जलालुद्दीन खिलजी माफ़ कर देता था। हाँ, एक बार, पहली और आखिरी बार जलालुद्दीन खिलजी ने संयम खोया और एक चिश्ती संत फ़कीर सीदी मौला, उसको ज़रूर मृत्युदंड दे दिया। फ़कीर सीदी मौला जो थे वो सुल्तान बनना चाहते थे। प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए फ़कीर सीदी मौला ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की विधवा बेटी से विवाह भी कर लिया था,
और ये बाबा फरीद के शिष्य थे फ़कीर सीदी मौला। उनके जो मंसूबे थे वो सुल्तान बनने के थे, तो सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी नाराज़ हो गया और उसने संयम खोते हुए सीदी मौला को हाथी के पैरों तले कुचलवा कर मरवा डाला। ये पहली और आखिरी बार था कि जब ईरानी फ़कीर सीदी मौला का अंत, या यूँ कहें कि किसी विद्रोही या विरोधी का अंत उसने इस प्रकार करवाया हो। तो ईरानी फ़कीर सीदी मौला को उसने मृत्युदंड दिया। बर्नी कहता है कि इस ईरानी फ़कीर सीदी मौला को जब मृत्युदंड दे दिया गया तो उसके बाद अकाल पड़ा। इतना अकाल पड़ा दिल्ली में कि लोगों ने यमुना में कूदकर अपनी जान दी। दुर्भिक्ष इतना भयंकर था कि अन्न का भाव 1 जीतल प्रति मन प्रति सेर पहुंच गया। 1 जीतल प्रति सेर ये अनाज का भाव पहुंच गया था। तो ऐसा बर्नी कहता है कि वो निर्दोष थे ईरानी फ़कीर सीदी मौला, उनको सुल्तान ने गलतफहमी में मृत्युदंड दे दिया। ये पहली और आखिरी बार था कि सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने अपना संयम खोया था, वरना तो सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी अपने विरुद्ध विद्रोह करने वाले सारे विरोधियों को भी माफ़ कर देता था। जलालुद्दीन खिलजी की इन हरकतों से उसका जो दरबारी शिष्टाचार का जो प्रधान अधिकारी था अमीर हाजिब, जिसका नाम था अहमद चप, उसने सार्वजनिक रूप से सुल्तान की आलोचना की। अहमद चप ने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को कहा कि भाई आप अपने विद्रोहियों को इस प्रकार से माफ़ कर देते हो तो ये राज की शासन करने के लिए उचित नहीं है। ये उचित नीति नहीं है कि आप हर किसी को माफ़ कर देते हो। कठोर से कठोर जिसने मतलब राज्य के विरुद्ध कोई षड्यंत्र किया हो फिर भी आप उसे माफ़ कर देते हो। तो उसने जलालुद्दीन खिलजी से कहा, अहमद चप ने, कि राजा को शासन करना चाहिए और शासन के नियमों का पालन करना चाहिए, अन्यथा उसे राज सिंहासन त्याग कर संतोष की सांस ले लेनी चाहिए। तो जलालुद्दीन खिलजी ने स्पष्ट रूप से अपनी असमर्थता स्वीकार करते हुए कहा कि वो अत्याचार और रक्त पिपासु नीति अपनाकर शासन नहीं कर सकता। जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं रक्त पिपासु नीति अपनाकर राज नहीं कर सकता, किसी भी सूरत में मेरी अंतरात्मा इजाज़त ही नहीं देती है। जलालुद्दीन खिलजी ने एक बार एक एग्जाम्पल और पेश किया माफ़ी का, कि जब उसने दिल्ली के ठगों एवं चोरों को फिर से चोरी न करने की प्रतिज्ञा लेकर माफ़ करके बंगाल भिजवा दिया। जलालुद्दीन इतना उदार था कि बलबन के सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसका राज्याभिषेक बलबन द्वारा बनाए गए किलोखरी के महल में हुआ था। तो वो चूँकि स्वयं कभी बलबन का अंगरक्षक दल का सदस्य रह चुका था, तो अपने पूर्व सुल्तान के प्रति उसके मन में इतना आदर था कि उसने बलबन के सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया और उसी स्थान पर बैठा जो दरबारियों के लिए निश्चित था। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी बलबन के महल में कभी भी आंगन में घोड़े पर सवार नहीं होता था। आंगन से बाहर निकलने के बाद ही वो घोड़े पर बैठता था। इसीलिए प्रोफेसर एसआर शर्मा जलालुद्दीन खिलजी को कोमल हृदय वाला सुल्तान कहते हैं। प्रोफेसर एसआर शर्मा क्या कहते हैं? जलालुद्दीन खिलजी को कोमल हृदय वाला सुल्तान कहते हैं। इसी प्रकार हबीबुल्लाह महोदय के अनुसार हृदय परिवर्तित अशोक की तरह जलालुद्दीन खिलजी भी मानव प्रेम एवं विश्वास के साथ राज्य करना चाहता था। जलालुद्दीन खिलजी इतिहासकार हबीबुल्लाह की नज़रों में मानव प्रेम और विश्वास के आधार पर राज करना चाहता था, जैसा कि मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद की नीति अपनाई। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रमोद कि जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद की नीति अपनाई। वो पहला सुल्तान था जिसने स्पष्ट शब्दों में ये विचार रखा कि राज्य को शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए। राज्य को शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए।
अर्थात अपनी जनता के समर्थन पर किसी भी राज्य को आधारित होना चाहिए। सर्वप्रथम जलालुद्दीन खिलजी ने ही घोषित किया कि दिल्ली सल्तनत सही अर्थों में कभी इस्लामिक राज्य नहीं हो सकती। उसने अपने निकट सहयोगी दरबारी शिष्टाचार का जो प्रधान अधिकारी था, जिसको अमीर हाजिब कहते थे, उस पद पर अहमद चप था। तो अहमद चप के साथ बहस करते हुए जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं हिंदुओं द्वारा मूर्ति पूजा करने को नहीं रोक सकता, मैं हिंदुओं को उनके धर्म का प्रचार करने से नहीं रोक सकता, मैं हिंदुओं को उनके धार्मिक अनुष्ठान करने से नहीं रोक सकता और रोक लगाऊंगा भी नहीं, भले ही हिंदुओं के ये कार्य कुफ्र के प्रमाण हो। जलालुद्दीन खिलजी ने हिंदुओं को, इस्लाम का जो गढ़ था उस समय का दिल्ली, उसमें भी हिंदुओं को भी उसने वैभव और प्रतिष्ठा का जीवन जीने दिया। उसने हिंदुओं को धार्मिक जुलूस निकालने और यमुना में मूर्ति विसर्जन करने पर रोक नहीं लगाई। कुल मिलाकर जलालुद्दीन खिलजी का मत था कि आतंक की नीति के जरिए केवल कुछ समय के लिए लोगों के हृदय में सरकार के प्रति भय और सम्मान स्थापित किया जा सकता है, किंतु इस आतंक की नीति को अपनाने का अर्थ होगा सच्चे इस्लाम का त्याग करना। तो जलालुद्दीन खिलजी अपने मत पर इतना सुदृढ़ था कि उसने कह दिया था एक बार कि मैं अपने संबंधियों में किसी के लिए अपना स्थान रिक्त कर सकता हूं, यदि वो अपनी मानवता मुझे दे दे और अमानुषिक नरसंहार करने वाला राजत्व खुद ले ले। बहुत बड़ी बात है ये। क्या कहा सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने एक बार कि मैं अपने संबंधियों में किसी के लिए जो इस अमानुषिक नरसंहार करने वाले राजत्व के बदले उसकी मानवता बदलना चाहे तो वह मुझे स्वीकार है। तो मानवता को महत्व देने वाला सुल्तान था सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी, और अमानुषिक नरसंहार करने वाले राजत्व के बदले वो मानवता को लेना ज़्यादा पसंद करता था, ऐसा उसने स्पष्ट कहा। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में 6 वर्ष का उसका शासनकाल रहा और 1296 में उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने ही उसकी हत्या करवा दी कड़ा के अंदर, इलाहाबाद के पास में। तो अपने 6 वर्ष के शासनकाल में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने कौन कौन सी नई नियुक्तियां की। उसने ख्वाजा खातिर को अपना वजीर बनाया। उसके बाद अहमद चप को उसने अपना अमीर हाजिब अर्थात दरबारी शिष्टाचार का प्रधान नियुक्त किया। उसके 3 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र को जलालुद्दीन खिलजी ने खान खाना की उपाधि दी, दूसरे पुत्र को अरकली खां और तीसरे पुत्र को कद्र खां की उपाधि उसने दी। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली से लेकर बंगाल के लखनौती तक जाने वाले मार्ग के सारे जंगलों को साफ करवाकर डाकुओं व लुटेरों से इस मार्ग की सुरक्षा की। तो ये श्रेय भी सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को जाता है। उसने अपने जीवन काल में बहुत कम अभियान किए। पहला अभियान रणथंभौर का 1290 ईस्वी में किया, जहाँ पर चौहान वंश का शासक हम्मीर देव चौहान था। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग के नीचे तलहटी में जो जाइन का किला था उसको तो जीत लिया, लेकिन रणथंभौर को वो नहीं जीत सका। जब रणथंभौर किले को नहीं जीत सका तो उसने कहा कि वह एक मुसलमान के बाल को ऐसे 10 किलों की तुलना में महत्वपूर्ण मानता है, और बिना जीते ही वापस आ गया, क्योंकि उसको ये था कि इस किले को जीतने में कई मुसलमान मारे जाएंगे। अतः उसने कहा कि मैं मुसलमान के बाल को भी ऐसे 10 किलो की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ। तो ये उसका रणथंभौर अभियान असफल रहा। जाइन जीत कर ही उसे वापस लौटना पड़ा। 1290 में ये अभियान हुआ था। 1292 में फिर उसने मंडोर दुर्ग राजपूतों से छीन लिया। 1292 में ही क्या हुआ कि पंजाब पर मंगोल आक्रमणकारी अब्दुल्ला ने आक्रमण किया था। ये अब्दुल्ला जो था ये ईरान की जो मंगोल शाखा थी उससे संबंधित था, जो इलखान कहलाती थी। तो इलखान शाखा का ये अब्दुल्ला था जिसने पंजाब पर आक्रमण किया 1292 में। जलालुद्दीन खिलजी ने उस आक्रमणकारी मंगोल नेता अब्दुल्ला से भेंट की
और उसे पुत्र कहकर संबोधित किया। इसी समय चंगेज खां का एक अन्य वंशज था, उल्गू खां या उलुग खां, वो भी अपने 4000 साथियों के साथ मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। तो जलालुद्दीन खिलजी ने इनके रहने के लिए दिल्ली के पास मंगोलपुरी बसाई और वहाँ पर इन नवीन मुसलमानों को आश्रय दिया। जलालुद्दीन खिलजी ने इन नवीन मुसलमानों को मंगोलपुरी में बसाया। फिर भिलसा की विजय 1292 ईस्वी में, ये अब्दुल्ला का जिस वक्त आक्रमण हुआ था उसी वर्ष भिलसा का अभियान जलालुद्दीन खिलजी का जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, उसने किया और भिलसा को लूटा। भिलसा के लूट के माल से जलालुद्दीन खिलजी इतना खुश हुआ कि उसने अलाउद्दीन खिलजी को अवध की इख्तियारी भी दे दी और उसे आरिज़े मुमालिक भी बना दिया। जब अलाउद्दीन खिलजी, जो सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था, जब वो भिलसा के अभियान पर था तभी उसे देवगिरी के राज्य के बारे में जानकारी मिली। देवगिरी का जो शासक था यादव वंश का रामचंद्र देव था और उसके पुत्र का नाम शंकर देव था। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी से अलाउद्दीन खिलजी ने चंदेरी पर आक्रमण की अनुमति मांगी और चंदेरी पर आक्रमण के बहाने उसने देवगिरी पर भी आक्रमण कर दिया। और ये अभियान उसने कड़ा, मानिकपुर एवं अवध के इख्तियार की हैसियत से किया, चोरी से किया था। सुल्तान से तो अनुमति मांगी थी उसने चंदेरी पर आक्रमण की, लेकिन आक्रमण कर दिया उसने देवगिरी के यादव वंश के राजा रामचंद्र देव के राज्य पर। और अलाउद्दीन खिलजी, जो सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था, जो कड़ा, मानिकपुर एवं अवध का इख्तियार था, उसने अफवाह फैला दी कि वो दिल्ली का असंतुष्ट सरदार है और तेलंगाना राज्य में नौकरी के लिए जा रहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी की ओर बढ़ा। बिना सुल्तान की अनुमति के चोरी छुपे उसने देवगिरी पर आक्रमण किया। 8000 की सेना लेकर के सतपुड़ा पर्वत पर स्थित लासवा दर्रे या लासुड़ा दर्रे पर पहुंचा वो। वहां पर उसका मुकाबला कान्हा नामक एक हिंदू शासक से हुआ, जो अपनी साहसी रानियों के साथ मिलकर के अलाउद्दीन खिलजी से लड़ा। इस युद्ध में कान्हा मारा गया और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी और उसका जो सहायक था नसरत खां जलेसरी, उसने देवगिरी पर आक्रमण कर देवगिरी को परास्त किया। रामचंद्र देव को देवगिरी पुनः इसी शर्त पर दिया गया कि वो उसके राज्य का जो एक हिस्सा था एलिचपुर प्रांत, उसकी आय प्रतिवर्ष दिल्ली भेजेगा। देवगिरी पर आक्रमण ये जलालुद्दीन खिलजी के समय अलाउद्दीन खिलजी ने किया था और चोरी छिपे किया था। तो जलालुद्दीन खिलजी के समय की ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी। यहाँ से भी काफ़ी धन और लूट का माल, सोना वगैरह अलाउद्दीन खिलजी को काफ़ी मिला। डॉक्टर एस राय का कहना है कि अलाउद्दीन ने दिल्ली को देवगिरी में ही जीता था, क्योंकि ये दक्षिण का सोना ही था जिसने अलाउद्दीन के सिंहासन पर बैठने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। हुआ ये कि बाद में 1296 में कड़ा के अंदर सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी का चाचा भी था, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को कड़ा में आमंत्रित किया और धोखे से उसकी हत्या कर दी। उसके बाद दिल्ली तक पहुंचने का जो मार्ग था, उस मार्ग में मार्गवासियों को अलाउद्दीन खिलजी ने स्वर्ण मुद्राएं बांट करके उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया। तो ये जो सारा सोना था वो उसे देवगिरी के अभियान से ही मिला था। इसी कारण कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली को देवगिरी में ही जीता था। जब देवगिरी उसने जीत लिया और वहाँ से उससे काफ़ी सोना मिल गया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भाई अलमास बेग के माध्यम से सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के पास एक पत्र भेंट कर निवेदन किया कि
वो सुल्तान कड़ा में उनसे भेंट करने के लिए आए। वहाँ पर वो देवगिरी से जीते गए धन को उन्हें देगा। जलालुद्दीन खिलजी का जो दरबारी शिष्टाचार का अधिकारी था अहमद चप, उसने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को भेंट न करने की बात कही, सलाह दी कि अलाउद्दीन खिलजी के मंसूबे ठीक नहीं है, आपको नहीं जाना चाहिए। परंतु जलालुद्दीन खिलजी ने अहमद चप की सलाह को अनसुना कर दिया और कड़ा में गंगा नदी के तट पर 20 जुलाई 1296 को अपने भतीजे अलाउद्दीन से मिलने के लिए वो वहाँ पहुँच गया। वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के जो सहायक थे सलीम, उसने सबसे पहले सुल्तान पर हमला किया और इख्तियारुद्दीन हुद ने सुल्तान जलालुद्दीन का सिर काट दिया और कड़ा में ही अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। बर्नी लिखता है कि अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या के पाप से नहीं बचा। भाग्य ने आगे चलकर उसकी राह में भी एक विश्वासघाती मलिक काफूर को बैठा दिया। जिस मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने अपना प्रधान सेनापति नियुक्त किया, कालांतर में उसी मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के वंश का अंत कर दिया। तो इस प्रकार बर्नी कहता है कि 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा में खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। उसके बाद वो दिल्ली की ओर रवाना हुआ और रास्ते में प्रत्येक स्थान पर वह स्वर्ण मुद्राओं को बिखेरता हुआ गया, जिससे जनता उसके विश्वासघात एवं कृतज्ञता को भूल गई और इस प्रकार 1296 में सुल्तान के पद पर अलाउद्दीन खिलजी काबिज हो गया। तो यहाँ पर हमारा जलालुद्दीन खिलजी का टॉपिक कंप्लीट होता है। कल हम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।